नमस्कार दोस्तों। भगवती सेवियर्स जी के प्लेटफॉर्म में मैं नारायण मिश्री आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 1857 की क्रांति के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसी क्वेश्चन सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 46 से, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 45 क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति के ऊपर जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया, जिनका लेवल हम पहले से ही ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पहले दिन से क्लास में, कि हम जो लेवल ले रहे हैं वो जीरो लेवल से ले रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब धीरे धीरे आप देखोगे क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स जो है नजर आएगा, थोड़े से कठिन स्तर के सवाल अब आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सीरीज को आगे चालू करते हैं और हमारे जो स्क्रीन पर जो है 46 नंबर का क्वेश्चन ये है, भारत में वायसराय का पद पहली बार कब और किसके लिए बनाया गया था। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, कि 1857 की क्रांति के बाद में जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है ना, और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत हम जानते हैं कि कंपनी का जो है यानी कि शासन भारत से अंत कर दिया गया और भारत में कंपनी का शासन अंत हो जाता है। और कंपनी के शासन के अंत होने के बाद में ब्रिटिश ताज का भारत में जो है यानी कि शासन लागू हो गया। और 1858 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश ताज का शासन रहा, ये सब हम जानते हैं। और अब जो गवर्नर जनरल का पद था वो वायसराय कहलाने लग गया। तो 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और गवर्नर जनरल के पद को एक नया नाम दे दिया गया, और उसका नाम क्या, और उसको क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। तो वायसराय नामक जो है यानी कि पद का सृजन होता है। तो हमारा जो आंसर है 1858, ठीक है। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम, और दूसरा भारत में जो है यानी कि पहला वायसराय जो बना वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1858 में वायसराय के पद का सृजन होता है, और वायसराय के पद पर काबिज होने वाले प्रथम व्यक्ति जिनका नाम क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है 1857 के बाद पील कमीशन जो कि 1859 में बनता है का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ, कि 57 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम था पील कमीशन। देखो, इस पील कमीशन का मुख्य जो यानी कि हम कहेंगे कार्य क्या था, वो कार्य ये था कि सेना में आमूलचूल परिवर्तन करना, है ना। सेना में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया। यानी कि रेजिमेंट में जो है यानी कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरह से सेना को रेजिमेंट में बांटा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। सेना में यूरोपियन सैनिकों का अनुपात भी बढ़ाया गया, है ना। तो ये किसके जो है यानी कि हम कहेंगे सुझाव पर हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने सेना में परिवर्तन करने के लिए जिस आयोग को बिठाया उसका नाम था पील कमीशन, और इसी पील कमीशन के सुझाव पर सेना में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। और उस परिवर्तन को, जैसे मैंने आपको बताया, कि यूरोपियन सैनिकों को जो है यानी कि सेना में बढ़ाया गया। दूसरा कि सेना में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ ऑप्शन है ए, भारतीय न्यायपालिका सुधार, बिल्कुल नहीं है, न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय सेना के पुनर्गठन की सिफारिश, सेकंड नंबर का ऑप्शन। तीसरा है भू राजस्व समीक्षा, और चौथा है शिक्षा का सुधार। तो अभी मैंने आपको कहा कि ये भारतीय सेना के पुनर्गठन की सिफारिश के ऊपर था। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 57 की क्रांति के बाद में पील कमीशन का गठन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। 1857 में बांदा यानी कि बुंदेलखंड का इलाका, जो कि अभी यूपी का इलाका है, और बुंदेलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में इजी लग सकता है, बट ये एक इजी सवाल में है, अपनी तरफ से तो नहीं मानूंगा। वो ये है कि नवाब अली बहादुर द्वितीय, तात्या टोपे,
सी राव साहब और डी नाना साहेब। तो इसका सही आंसर है नवाब अली बहादुर, जो कि बुंदेलखंड के यानी कि नवाब थे, अंतिम नवाब थे। इन्होंने जो है यानी तात्या टोपे और जो है नाना साहेब की सेना का सहयोग किया और जो है इनके साथ मिलकर जो है 1857 की क्रांति को जो है यानी कि आगे बढ़ाया और ये अपनी सेना के कमांडर इन चीफ बने और इनके साथ यानी कि हम कहेंगे सहयोग करते हुए यानी कि इन्होंने 1857 की क्रांति को आगे की तरफ बढ़ाया और 1857 की क्रांति को लड़ा। तो हम यहाँ कहेंगे बांदा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नवाब अली बहादुर द्वितीय ने। ठीक है, ये बुंदेलखंड के नवाब थे और अंतिम नवाब भी थे बुंदेलखंड के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश विचारक ने कहा कि 1857 का विद्रोह पुराने भारत और नए भारत के बीच संघर्ष था, है ना, कि ये एक स्ट्रगल था, यानी कि पुराने भारत और किसके बीच में? नए भारत के बीच में संघर्ष था। तो एक अच्छा स्टेटमेंट है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस ब्रिटिश विचारक का है ना। तो बेसिकली यहां पर हमारे जो है यानी कि 4 ऑप्शन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, टीबी मेकाले, बेंजामिन डिज़राइल और जेम्स मिल। तो ये बेसिकली जो है यानी कि हम कहेंगे ये जेम्स मिल, सी ऑप्शन जेम्स मिल का जो है यानी कि ये क्या है कि ये विचार था कि ये इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन ओल्ड इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, यानी कि पुराने भारत और नए भारत के बीच में संघर्ष था। अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 50 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो ये है, 1857 के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या नया प्रावधान किया गया? देखो 1861 का अधिनियम आता है जिसका नाम होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसमें नए प्रस्ताव क्या रखा गया, नया प्रपोजल क्या रखा गया? तो बेसिकली इसमें ऑप्शन है ए भारत में संसद की स्थापना, दूसरा बी भारतीय सदस्यों को विधायी परिषदों में शामिल करना, सी भारत में मताधिकार देना, ठीक है, और डी भारत को स्वायत्तता प्रदान करना। तो बेसिकली स्वायत्तता प्रदान करना ऐसा कुछ भी नहीं था, भारत के लोगों को मताधिकार देना ये भी कुछ नहीं था, भारत में संसद की स्थापना करना, संसद अभी कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, भारतीय सदस्य को विधायी परिषदों में शामिल करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो यानी कि हम कहेंगे वाइसराय की जो काउंसिल थी, वाइसराय की जो यानी कि परिषद थी, उस वाइसराय की परिषद में जो है यानी कि भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान पहली बार यानी कि 1861 के यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम के तहत रखा गया। देखो क्या है कि भारत को उस समय जो है यानी कि चलाने वाला कौन था? भारत सचिव और जो है वाइसराय। भारत सचिव तो कहाँ था? इंग्लैंड में बैठा हुआ था। और वाइसराय कौन था? वाइसराय इंडिया में होता था, है ना। तो वाइसराय जो है यानी कि वाइसराय के पास में एक जो है विधायी परिषद होती थी, ठीक है। उस विधायी परिषद में पहले भारतीयों को जो है यानी कि शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है, इससे पहले। पर अब इस 1861 के अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को भी इस विधायी परिषद में शामिल करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो आंसर होगा बी, भारतीय सदस्यों को विधायी परिषदों में शामिल करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। जैसे आज आप देखते हो कि भाई भारत को चलाने के लिए हमारे पास में संसद है, संसद का, ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष होता है, रूलिंग पार्टी का जो नेता होता है वो क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। उस समय कोई संसद नहीं थी, भारत को चलाने के लिए जो मुखिया होता था यानी कि कौन होता था? वाइसराय था। और वाइसराय जो है किसकी सहायता से चलाता था? विधान परिषद की सहायता से जो है चलाता था अपना जो है प्रशासन। तो भारत का प्रशासन विधान परिषद की सहायता से चलाता था। तो उसमें पहले जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, बट 1861 के अधिनियम में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। और इस 51 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा गया है, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में पहली घटना कहाँ घटी थी? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 1857 की क्रांति का एक तत्कालिक कारण भी रहा है कि इसके तुरंत बाद में 1857 की क्रांति का बिगुल बस गया था।
तो बेसिकली चर्बी लगे कारतूस का पहली बार जो विरोध होता है वो आप और हम सब जानते हैं, मंगल सिंह पांडे, इन्होंने चर्बी लगे कारतूस का जो है यानी कि विरोध किया और अपने ही जो है यानी कि अफसरों पर गोलियां चला दी विरोध में। तो ये बैरकपुर छावनी से थे, तो ऑब्वियसली बी आंसर बैरकपुर। बैरकपुर में पहली बार 1857 की क्रांति, सॉरी, बैरकपुर में पहली बार चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ विरोध होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर है बंगाल में। बंगाल की बैरकपुर छावनी में विरोध होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ मेरे दोस्तों, कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन 1857 रिवोल्ट वाज हैपन, यानी 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो ऑप्शन अपने स्क्रीन पर, लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड लीटन। तो आप ध्यान रखिए कि 1856 से लेकर 1862 तक भारत में जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है ना, लॉर्ड कैनिंग। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, 56 से लेकर यानी कि 58 तक ये भारत का क्या रहा? गवर्नर जनरल रहा, गवर्नर जनरल रहा। अब 1858 में भारत परिषद, भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। अभी हम बात करके आए 1858 में, और इसी भारत शासन अधिनियम में पहली बार ये बोला गया गवर्नर जनरल को अब क्या कहलाया जाएगा? गवर्नर जनरल अब कहलाया जाएगा वायसराय कहलाया जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाया जाएगा? वायसराय। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि 1858 से लेकर 62 तक ये भारत की प्रथम वायसराय भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत के प्रथम वायसराय और जो है 1857 की क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो आपको बात ध्यान रखनी है, लॉर्ड कैनिंग, नाम ध्यान रखना है कैनिंग, और इसी ने कंपनी की इनिंग को समाप्त किया था। याद करने का तरीका क्या है? कैनिंग, कैनिंग को बोलो इनिंग, और कंपनी की इनिंग किसके काल में समाप्त हो गई थी भारत से? तो आप कहोगे कैनिंग के समय कैनिंग ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की इनिंग को समाप्त कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जी हाँ मेरे दोस्तों, 53 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक या सैन्य नेतृत्व किसने किया? देखो ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व जो किया वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजता है। और दिल्ली में क्रांति के नेता, या हम यूं कह सकते हैं दिल्ली में क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर थे, बट वो 80 साल के थे, है ना। सैन्य कार्रवाई तो वो क्या ही कर सकते थे। तो इसलिए जो वास्तविक जो नेतृत्व था वो हम कहेंगे बख्त खान के पास में था। तो वास्तविक नेतृत्व या सैन्य नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था बख्त खान, जो मेरठ से जो है यानी कि दिल्ली आता है और मेरठ में विद्रोही सेना का नेतृत्व करता है। फिर ये दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी बख्त खान के नेतृत्व में यानी कि वास्तविक जो है यानी कि विद्रोह होता है। तो वास्तविक नेता कौन होंगे? फिर वास्तविक जो सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में था? बख्त खान के हाथ में था। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। हाँ, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया क्रांति का? बहादुर शाह जफर। वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके पास रहा? तो ये एक अलग क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा बख्त खान। देखो सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़ी हमारी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, समझ होना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी तरह के सवाल को गलत करेंगे, है ना। ये एक मेरा मानना है कि क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा यानी कि प्रभावहीन रहा, यानी कि वहाँ क्रांति का कोई भी आपको जो है यानी कि सिम्टम या क्रांति वहाँ तक छू नहीं पाई, क्रांति वहाँ तक फैल नहीं पाई, वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से? तो देखो अवध, नंबर ए ऑप्शन अवध, बी ऑप्शन है झांसी,
सी ऑप्शन है चित्तौड़, मद्रास या दक्षिण भारत भी, और डी जगदीशपुर। आप जानते हो जगदीशपुर बिहार, ठीक है, झांसी यूपी, अवध भी यूपी। ये यूपी और जो है यानी कि हम कहेंगे यूपी तो 1857 की क्रांति का एक हॉट बेड रहा है ना। 1857 की क्रांति जो है यूपी में ठीक ठाक से जो है यानी कि 1857 की क्रांति फैली थी, है ना। और जगह 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 इस क्रांति के प्रभाव आपको देखने को मिले। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन है सी चित्तौड़ और दक्षिण भारत का भी जो है यानी कि क्षेत्र इस क्रांति से अछूता रहा था। तो कभी आपसे पूछे कि कौन कौन सा भारत का एरिया था जो क्रांति से अछूता रहा या अनटच रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत। और इस ऑप्शन में चित्तौड़ भी, हाँ, मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ का क्षेत्र जो है ये लगभग अछूता रहा था 1857 की क्रांति से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है और अब आप आंसर दे सकते हो। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम हम और आप सब जानते हैं कि ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो था वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये बात आप और हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया नाना साहेब का वास्तविक नाम, क्योंकि इस तरह के सवाल आजकल के 2-3 सालों में मैंने ये एग्जाम में देखे हैं कि इस तरह के सवाल जो है यानी कि एग्जाम में ज्यादा आजकल जो है पूछे जा रहे हैं कि नाना साहेब के वास्तविक नाम क्या है। तो नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। ऐसे ही तात्या टोपे का भी नाम, वास्तविक नाम, तो आप जानते हो कि रामचंद्र पांडुरंग, है ना। ऐसे ही जो है यानी कि बेगम हजरत महल जो अवध की जो है यानी कि रानी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया, तो बेसिकली उनका भी जो है एक बचपन का नाम महक परी था, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें फैक्चुअल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए और क्वेश्चन नंबर 56। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस ब्रिटिश सेनापति ने झांसी और ग्वालियर में कमान संभाली थी? क्या पूछ रहा है कि झांसी और ग्वालियर में किस ब्रिटिश सेनापति ने कमान संभाली ताकि वो उस विद्रोह को दमन कर सके? तो बेसिकली इसका आंसर बड़ा सिंपल, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, बार बार रिपीट होता है इस तरह के सवाल। तो आंसर जो है सी, यू रोज। यू रोज नामक जो है यानी कि ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने जो है यानी कि झांसी और ग्वालियर में 1857 की क्रांति का दमन किया था, सप्रेस किया था, ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जो 57 नंबर का क्वेश्चन है वो है किस इतिहासकार या विद्वान ने 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? यानी कि टोटली या प्योरली आ सिपाही म्यूटनी किसने कहा था? किस ब्रिटिश इतिहासकार ने या किस ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कहा था? तो बेसिकली वीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस और सीले, टी.आर. होम्स और जेम्स आउट्रम। ठीक है, इसका पूरा नाम है जेम्स आउट्रम, जेम्स ट्रम लिखा है, जेम्स आउट्रम। ठीक है, तो बेसिकली बी ऑप्शन ध्यान रखना, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। ये याद रख लेना, इन कथन को क्या करो, आप नोटबुक लेके बैठो। जो ये कथन वाले क्वेश्चन हैं, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें इतिहासकार के द्वारा क्रांति के ऊपर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उनको आप एक नोटबुक लेके रखो। उस नोटबुक में आप जो है इन स्टेटमेंट को लिखो, सामने जो है यानी कि उन इतिहासकार के नाम लिख लो, ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो आप आराम से उसका रिवीजन कर पाओगे। देखो क्या होता है कि अभी आप क्लास ले ली, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और जीके के और भी जो है यानी कि सब्जेक्ट है उन पर भी आप कमांड करते हो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए एक नोटबुक बनाओ हिस्ट्री की और उसमें ये इस तरह के फैक्ट्स लिख लो, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो एकदम से रिकॉल हो जाए। सो ये ध्यान रखना, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसको एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वही है 58 नंबर का ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? ये विद्रोह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये कथन 1857 की क्रांति के बारे में किसका है? यानी कि ये जो विद्रोह है वो बेसिकली ईसाई धर्म के विरुद्ध एक क्या था?
एक धर्म युद्ध था, एक क्रूसेड था। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध को कहते हैं क्रूसेड, ठीक है। तो ये कथन किसका है? L.E.R. रीज, B.T.R. होम्स, सी सर सैयद अहमद खान, डी बेजामिन डिजरायली। तो बेसिकली ये जो कथन है, एक प्रसिद्ध जो है इतिहासकार हुए हैं L.E.R. रीज। इन्होंने ये कहा कि ये जो विद्रोह था वो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक क्या था? धर्म युद्ध था। इसको आप ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट इन महाशय ने दिया है, L.E.R. रीज। पता नहीं इन्होंने किस तरह का ये स्टेटमेंट दे दिया, आई डोंट नो। क्योंकि क्या होता है, जब अपने देश पर आती है तो कुछ भी लिखना जायज होता है, तो इन्होंने भी कुछ भी लिखा है बिना सोचे समझे, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होता है इतिहास में, तो लगभग यही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? इसका मतलब ये हमें दो चीज इससे पता चल गई कि इस क्वेश्चन से हमें यह पता चल रहा है इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने। पहली बात तो ये, यहां से क्लैरिटी आ जाती है। जैसे एक क्यूरियस आदमी होता है ना, जिज्ञासु आदमी, और एक जो है यानी कि अवेयर स्टूडेंट होता है, वो ये मान के चलो, इवन अवेयर टीचर भी जो होता है, मैं स्टूडेंट के साथ में एक टीचर को भी शामिल करता हूं कि एक अवेयर टीचर है या एक अवेयर स्टूडेंट है या जिज्ञासु व्यक्ति है या क्यूरियस व्यक्ति है, वो हर चीज को बड़े ध्यान से पढ़ता है। और ध्यान से पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें कंफर्म हो गई कि भैया इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने किया। ये क्वेश्चन अपने आप ठीक हो गया। मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो अब आपको पता चल गया मौलवी लियाकत अली ने किया। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि इस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया? तो इस विद्रोह को जिस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया उसका नाम था कर्नल नील था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये कर्नल नील, ठीक है। तो आपको वन डे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं ना, चाहे आपके आरपीएससी के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, जिसमें 1857 की क्रांति को भारत के पर्सपेक्टिव से, हम भारतीय इतिहास की तरफ से पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान हिस्ट्री में अलग से जो 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं, राजस्थान के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। अभी हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से या इंडियन हिस्ट्री के या भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो वहां ऐसे सवाल बड़े फेमस होते हैं। तो आपका आंसर होगा कर्नल नील ने इलाहाबाद में इस क्रांति का दमन किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 60। ब्रिटिश संसद में किसने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? जी हां, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। किस व्यक्ति ने 1857 का विद्रोह को जो है यानी कि एक राष्ट्र विद्रोह कहा था? देखो, ये ब्रिटिश सांसद होते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री होते हैं, एमपी होते हैं, और ये बेजामिन डिजरेली, इनका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बेजामिन डिजरेली जो कि कंजर्वेटिव पार्टी होती है वहां की, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से जो है सदस्य होते हैं, और इसी पार्टी के मेंबर होते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे संसद में दो सदन है ना, आप जानते हो, एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। ऐसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो सॉरी, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, है ना। तो HOL, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, है ना। जैसे हमारा निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। तो वहां भी निम्न सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन है। तो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य होते हैं ये बेजामिन डिजरायली, और वहां संसद में बेस चल रही होती है 1857 की क्रांति के ऊपर जो भारत में हुई। उस बेस के दौरान उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ईसाइयों के प्रति धर्म युद्ध था, या हिंदू मुस्लिम के बीच में एक संघर्ष था, या नए भारत और पुराने भारत के बीच में एक कोई संघर्ष था। ये कुछ सारी बातें बकवास है, ये एक राष्ट्र विद्रोह था। तो इस एमपी ने ये माना कि ये क्या था? राष्ट्र विद्रोह था। तो बेसिकली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और इस तरह के स्टेटमेंट को आपको नोटबुक में नोटबुक में आपको जो है यानी कि लिख भी लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 61।
1857 की क्रांति के ठीक बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? ये क्वेश्चन अब रिपीट हो गया है कि किस आयोग का गठन किया गया 57 की क्रांति के बाद में। अभी हम बात करके आए, पील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेना के पुनर्गठन के लिए आयोग था, जिसमें बेसिकली जिस नीति को अपनाया गया, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस नीति को अपनाया गया वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया, जिसमें अलग अलग रेजिमेंट बना दी गई। ठीक है, यूरोपियन सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो बी आंसर है, पील आयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 62। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक कौन है? हाँ जी, अच्छा सवाल है कि ये जो किताब है 57 की क्रांति पर लिखी गई है और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम जो है यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना में बड़ा जो है यानी कि इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सर सैयद अहमद खान वही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एएमयू, जो 1920 में बनी, उसकी स्थापना में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने पहले एक स्कूल बनाई थी, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, है ना, जो 1885 और 1886 के करीब बनती है। वही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आगे जाकर क्या बनती है? एएमयू बनती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उन्होंने एक ये जो है यानी कि किताब लिखी असबाब ए बगावत ए हिंद, जो कि उर्दू में लिखी गई थी। इसकी भाषा जो थी दोस्तों वो कौन सी थी? उर्दू भाषा थी। ठीक है, तो उर्दू भाषा में लिखी गई। यह आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 63। 1857 के विद्रोह के बाद कौन नेता नेपाल भाग गए थे और जिसके बाद में कोई सुराग नहीं मिला था? यानी कि वो नेपाल चले गए और नेपाल जाने के बाद में इनका इतिहास में कोई सुराग नहीं है। ऐसे कौन से नेता थे? तो आपको और हमको सबको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद में जो नेपाल चले गए वो थे नाना साहेब और बेगम हजरत महल। और ऐसा बोला जाता है कि इसके बाद में इनका कोई सुराग नहीं मिला। ये इसके बाद में नेपाल जाने के बाद में इनके साथ में क्या हुआ और ये कैसे रहे, किस तरह से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बाद में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। क्रांति के बाद में ये नेपाल चले गए। ठीक है, तो इन दो नेताओं का ध्यान रखना है, नाम नाना साहेब और बेगम हजरत महल। ठीक है, अब 64 नंबर का क्वेश्चन है, अवध की बेगम हजरत महल ने अपने किस अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? जी हाँ, यानी कि अपने कौन से पुत्र को नवाब घोषित किया था और उस नवाब घोषित करने के बाद में इन्होंने जो है यानी कि एक तरह का विद्रोह का बिगुल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि शुरू कर दिया था। तो इनके बेटे का नाम तो होता है ब्रिजेश कादरी, और ब्रिजेश कादरी जो होता है वो बेसिकली हम कहेंगे इनका बेटा होता है, जिनको इन्होंने क्या किया था? उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 65 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी? हाँ जी, असम से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? असम से क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया था। किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त। देखो ये कंदपरेश्वर सिंह जो थे वो असम के राजा थे, और इन्हीं असम के राजा के दीवान थे कौन? दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, इस राजा के दीवान थे दीवान मनीराम दत्त, और इन मनीराम दत्त ने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। बाद में इनके जो साथी होते हैं पियानी बियाऊ को भी इनके साथ में फांसी दी गई थी। तो आपको बस इतना ध्यान नहीं रखना है कि पियानी बियाऊ, उनको बारे में कोई नहीं पूछते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि असम से क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया। ठीक है दोस्तों, अब हम
आगे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, और आज इस स्लाइड का ये अंतिम क्वेश्चन है। वो ये है, ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची थी। इस रूढ़िवादी विचार को किस इतिहासकार युग ने बढ़ावा दिया था? बहुत ही बढ़िया, है ना, कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट देने वाले, या ऐसा जो है यानी रूढ़िवादी स्टेटमेंट देने वाले कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा कि ये ऐसा विद्रोह था जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची थी? वो हैं यानी कि इतिहासकार जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। आउट्रम, आई एम सॉरी, ये ऐसे हैं थोड़ा सा, आउट्रम, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ये इतिहासकार थे जिन्होंने यानी कि इस विचारधारा का जो है बढ़ावा दिया और इस विचार को यानी कि लोगों के सामने रखा। ठीक है, तो आज की मैं इस क्लास को यही जो है समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे होंगे, इनका लेवल थोड़ा सा और आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की सीरीज में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड सी या।